था क्या समाज जो इल्म नहीं, कोई प्रश्न भी मुश्किल नहीं। तू धार था मझधार था, तू गर्दिशों का यार था। कमज़ोर खुद को ना समझ, वो सख्त तेरा वक्त था। जो धमनियों को चीरता, वो रक्त तेरा वक्त था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीयूईटी यूजी और पीजी के जीके इसके पोर्शन को हम लोग कवर कर रहे थे। उसमें पॉलिटी सेक्शन का ये लास्ट लेक्चर है। अब तक से हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव क्या है, उसका लेजिस्लेटिव पोर्शन क्या है, जुडिशरी पोर्शन कैसा है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखे हमने। ठीक, उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज का ये जो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके। ठीक दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि नीति आयोग है, जिसका काम क्या है, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग बनाना, देश को कैसे आगे लेके चलना है, देश का किस बजट का जो एलोकेशन है उसके बारे में बात होती है। ठीक, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, सीएजी है, हर मिनिस्ट्री अलग अलग है। वैसे ही, क्योंकि अब आपने सुना भी हो एक टर्म ग्लोकल, ग्लोकल ये बहुत प्रचलित आज का टर्म है ग्लोकल, ग्लोबल प्लस लोकल। या फिर आप नरेंद्र मोदी के भाषण को भी सुनते होंगे तो बोलते हो, वो कई बार एड्रेस किए हैं, दैट वर्ल्ड इज अ विलेज। क्या है? ग्लोबल विलेज है। दुनिया क्या है? ग्लोबल विलेज है। दोस्तों, ये जो जितने भी टर्म्स है, फिर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या प्रमोट करते हैं? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को, वैश्वीकरण को। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? जब भी कंट्रीज आपस में, फिर वर्ल्ड आपस में क्या करें? शेयर करें। चाहे वो थॉट्स हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, आपको ट्रेडिशंस हो सकते हैं, ट्रेडिशंस हो सकते हैं, आपको मनी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का जब एक्सचेंज हो तो उसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, एक बहुत ही फेमस कहते हैं, कह सकते हैं सिटकॉम था आपको, फ्रेंड्स। उस शो के बाद जो कॉफ़ी हाउस का चलन है, यूएसए में तो रहा ही, इंडिया में बहुत सारे कॉफ़ी हाउस बन गए। आप देखते होंगे कि जो इंडियन लोगों का अटायर बहुत बदल गया। लड़कियां कुर्ती के नीचे जीन्स पहनती है। जीन्स इज अ सिंबलिज्म ऑफ, ब्लू जीन्स इज अ सिंबल ऑफ कैपिटलिज्म ऑफ यूएसए। ठीक, तो ऊपर कुर्ती जो कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन का है। ठीक, तो ये जो जितने भी ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस हैं उनका कारण क्या है? ग्लोबलाइजेशन। तो उसी चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने। ठीक, आपको पता हो दोस्तों कि लगभग 193 देश हैं। मतलब देश तो शायद 200 से भी ज़्यादा हैं, पर 193 यूएन के मेंबर्स हैं। ठीक, यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। तो इन सब के लिए कुछ लॉज, सेट ऑफ रूल्स हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए देखा जाए कि अगर कोई भी ऐसे अपने मनमानी चलाने लगे, आपको पता होगा एक बहुत बड़े दौर तक यूएसए का हेजमनी था। क्या था? हेजमनी था यूएसए। सबसे पहले अगर किसी वर्ल्ड में किसी का हेजमनी रहा है तो वो किसका रहा है? यूरोपियंस का। ठीक, यूरोपियंस का। फिर उसके बाद ब्रिटिश जो लोग थे, कहते थे ब्रिटिश राज का झंडा कभी झुकता नहीं है। फिर आपने बीच में देखा होगा जर्मनी ने बहुत कोशिश की। फिर जापान ने, जापान बहुत बड़ा इंपीरियलिस्टिक पावर रहा। ठीक, फिर यूएसए की हेजमनी आई, फिर उसको काउंटर करने के लिए चाइना आया। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे देश रहे हैं जो हमेशा से कोशिश किए हैं वर्ल्ड को डोमिनेट करने का, बाय देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बाय देयर ट्रेड्स। सबको पता होगा चाइना एक ऐसी कंट्री आज की डेट में जो डेट ट्रैप पॉलिसी यूज करती है। मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि डेट ट्रैप पॉलिसी के बारे में चर्चा किया था, पर मैंने आपको बताया नहीं था डेट ट्रैप पॉलिसी होती क्या है। चाइना क्या करता है दोस्तों? जितने भी गरीब देश हैं, मेनली जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जिनके एचडीआई रैंक्स लो हैं, ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हुई, अफ्रीकन कंट्रीज हुई, उनको लोन देते हैं। ठीक, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, पर ऐसे एक्वायर कर लेते हैं उनके रिसोर्सेज को। ठीक, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज को, साउथ अमेरिका को। ठीक, बहुत से, श्रीलंका का देखे हमनोटा पोर्ट उन्होंने कैप्चर कर रखा है। तो ऐसे डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाते हैं और इसे क्या करते हैं? उस देश की सोवरेनिटी छीन लेते हैं। कैसे छीनते हैं? सोवरेनिटी। अब आप लोग बोलोगे सोवरेन क्या होता है? सोवरेनिटी दोस्तों एक डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जो भी देश सोवरेन होता है वो खुद का डिसीजन खुद के मन से लेता है, ना कि किसी एक्सटर्नल प्रेशर में आके। ठीक, आइए दोस्तों, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैसे वो बने, उनके फाउंडिंग मेंबर कौन थे, किस तारीख को बना, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ कुछ फन फैक्ट जो मैं बीच में बताते रहूँगा, उसको भी ध्यान करते चलिएगा। आगे बढ़े दोस्तों। सबसे पहले आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस
हुज मेंबर स्कोप नेचुरल रोल एंड एक्सटेंड आर ऑन अ ग्लोबल स्केल, ठीक, ग्लोबली ये लोग साथ में होते, ठीक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर ब्रॉड इन देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक, किस उद्देशिका के साथ वो लोग बने हैं, ठीक। Those who play an important role in resolving disputes at the international level and in establishing peace and security and sustaining a cordial environment between different countries. मेन ये लोग यही चाहते हैं दोस्तों, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या होता है कि वर्ल्ड में पीस बना रहा है, पीस, ठीक। आगे बढ़े दोस्तों, व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया भी कि टू हेल्प द कंट्रीज कोऑपरेट फॉर बेटर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल, टू हेल्प विद द मैटर ऑफ वॉर इनटू पीस, ठीक। जितने भी वॉर्स हो वो पीस में हो, ज़्यादा वॉर ना, जैसे आप सुना होगा जब भी कोई वॉर हो रहा होता है, जैसे कि अभी आपने सुना होगा इसराइल और हमास पैलेस्टीन का जो युद्ध है, उधर उधर यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, तो यूएन उसमें इंटरवीन करती है। तो यूएन भी क्या कहें, यूनाइटेड नेशन भी अमेरिका नहीं बनाया है, अमेरिका ही चलाती है, तो बहुत डोमिनेट करते हैं यूएस उसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर और कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, टू कोऑपरेट फॉर इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट COP29 COP27 मीटिंग होती है, उसमें इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। और एक इनिशिएटिव है कि कैसे भी कार्बन का जो वो है वो नेट जीरो हो जाए, कार्बन का जो एमिशन है वो जीरो तक कैसे भी जाना है, कार्बन एमिशन जीरो करना है। आपको पता होगा कि हम लोग इंडिया जो है वर्ल्ड में कार्बन बनाने में नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं, टू वर्क इन इरेडिकेशन ऑफ सीरियस डिजीज बाय यूजिंग इनकुलेटिंग और वैक्सीनेशन ऑन देयर पॉपुलेशन, ठीक। आपको पता होगा कोविड-19 में भी आया था, तो बहुत सारे वैक्सीनेशन आए थे, रशियन स्पुतनिक लेकर आया था, इंडियन वैक्सीन आई थी, जो कि बाद में पता चला कि काम नहीं कर रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, ठीक। हेल्प टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कोऑपरेट, provide mechanism, rules and bureaucracy to help members have more confidence that costs and benefits will be fairly divided, ठीक, ताकि सब में डिवाइड हो सके और बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाई गई जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मेंबर्स है उसके काम करे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या है, मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या आता है इसमें, यूएन की बात आएगी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर आएगा वर्ल्ड बैंक जो आपको लोन देती है, वर्ल्ड बैंक जो है तो IMF का भी नाम आएगा आपको, ठीक। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। फिर एमएनसी इंटरनेशनल ट्रीटी है, फिर ह्यूमन राइट्स वॉच है, ठीक। ये UNRC यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्या है, यूएनओ। दोस्तों आपको बता दूं 1914 से 1919 तक क्या हुआ था, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, ठीक। उसके बाद क्या फॉर्म हुआ था दोस्तों, पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, उसका क्या नाम था, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। इसका मेन काम क्या था दोस्तों, कोई अगला वर्ल्ड वॉर को रोकना। पर आपको पता होगा जर्मनी का एक शासक डिक्टेटर जिसने वर्ल्ड वॉर 2 करने मजबूर कर दिया, फिर 1939 से 45 तक एक वर्ल्ड वॉर दूसरा चला, 39 से 45 तक। तो लीग ऑफ नेशन क्या होगा, पूरा तरीके से फेल हो गया, एकदम किसी काम का नहीं रहा। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद क्या बना, यूनाइटेड नेशन से काम ही यही है कि अगला कोई विश्व युद्ध ना हो, और अभी तक से सफल भी रहा है। पर कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के चलते होगा और बहुत संभावित है। और अगर आप कभी NDTV वगैरह का फॉलो करें तो वो लोग हर 2 साल में तीसरा विश्व युद्ध कराते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, कब बना था, 24 अक्टूबर 1945, इसी को UN डे भी कहते हैं। आपके लिए एक GK GS का भी स्टैटिक पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी को UN डे कहते हैं, ठीक। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ऑफिशियल लैंग्वेज में मजे बहुत सारे ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकते हैं उसके, ठीक। मेंबर 193 है, लास्ट साउथ सूडान है, आपको पता होगा लास्ट मेंबर है ये। अगला सेक्रेटरी जनरल बदलते रहते हैं अभी, और अभी गुटरेस हैं। आगे फिर इंडिया कब ज्वाइन किया था, 1945 अक्टूबर 30 को, ठीक। जब ये बना था तो उसमें 51 मेंबर्स थे। 1945 में जब बना था 51 मेंबर थे, और 51वां मेंबर कौन था, पोलैंड था, पोलैंड, ठीक। यूनाइटेड नेशन का लोगो भी आपको पता होगा, ठीक। फिर UN is an intergovernmental organization. It was founded at the end of Second World War on 24th October 1945. The organization was set up through the signing of the United Nations Charter by 51 states on 24th October 1945. 51 देशों ने मिलकर से साइन किया था, फिर ये बना था। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक। दूसरा, India was also included as one of its founding countries. Now it is composed of 193 members. It is indispensable and present the great hope of for humanity for peace and programs. आपको पता होगा दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन
में लोग काम भी बहुत करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आईएफएस वगैरह होते हैं, उनको मौका मिलता है इसमें काम करने का, एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। ठीक, फिर कुछ कुछ इसके इंपॉर्टेंट कोर मेंबर्स हैं। ठीक, एक जनरल असेंबली होती है, फिर यूएनएससी होती है जिसको हम लोग पुलिस ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे है। ठीक, फिर आता है ट्रस्टी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और फिर सेक्रेटरीट होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा इस चीज़ इसमें हम लोग कहानियों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को फैक्ट्स को देखना है, लर्न करना है किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे कब फाउंड हुआ था और कारण क्या था। ठीक, ये हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन है। आपको पता होगा 1941 में ये विंस्टन एस चर्चिल जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, बाय द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश पीएम विंस्टन, इनके साइन करने से अटलांटिक चार्टर जो साइन हुआ था तब ये बना था। ठीक, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर ये सीयूईटी यूजी में इस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया था और 24 में क्वेश्चन आया था, इसीलिए कोई का क्वेश्चन आ जाए बाहर से, इसलिए मैंने पढ़ा रहा हूँ। यूजली सीयूईटी यूजी के लेवल पे इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम एक्सपेक्ट किए जाते हैं। ठीक, अगला क्या है, 1942 जनवरी में फिर 26 अलग देश आए, फिर 1945 में कम्प्लीटली बनकर तैयार हो गया था। इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। अगला क्या है दोस्तों, ठीक, ये पूरी उसकी बनने की कहानी है। आपको पता होगा कि 30 को ज्वाइन कर लेते हैं। यूएनओ की नीड क्या है, द फाइंड पीसफुल सोल्यूशन टू इंटरनेशनल प्रॉब्लम, जितने भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकल जाए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, देश का क्या कहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो विश्व है, जो वर्ल्ड है ना, कई कई जगह रिसोर्सेज बहुत कम है, जैसे अफ्रीका के जितने भी देश हैं वहाँ पानी बहुत कम है, तो सब जगह स्टेबिलिटी रहे, सब जगह जो ह्यूमैनिटी है वो सेव रखे, इसलिए यूएन का एक फीचर ये भी है, एक नीड ये भी है कि हर जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित करे, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टू स्टॉप वॉर एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, टू डील विथ नेचुरल कैलेमिटीज एंड एपिडेमिक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, मेनली 6 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है। ठीक, 5 ऑफ आर दे, जनरल असेंबली आपको बताया था, सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल है, एंड सेक्रेटरीट है। ठीक, इन सबके हेडक्वार्टर्स का है न्यूयॉर्क में ही है। इन सबको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। ठीक, ये आपको यूएन जनरल असेंबली बैठी हुई है। सिक्योरिटी काउंसिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। इसके दोस्तों याद रखिएगा हमेशा, इसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। आइए इसको बढ़िया से देखते हैं। हेडक्वार्टर दोस्तों यूएनएससी का कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। नंबर ऑफ मेंबर देखिए 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, टोटल 15 टोटल मेंबर्स होते हैं। अभी अगर आप थोड़ा करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे तो चाइना ने वोट किया है क्या कि पाकिस्तान को करंटली नॉन परमानेंट मेंबर्स बनाने के लिए। ठीक, हर 2 साल में ही बदलते रहते हैं, हर 2 साल में अलग बनते हैं, पर अभी चाइना वोट किया है और इंडिया नहीं चाहता वो आए, क्योंकि वो आएगा तो फिर कश्मीर का इशू फिर राइज करेगा, जो कि उनका है भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द सिक्योरिटी काउंसिल, इट हैज़ 15 मेंबर्स। हाँ, ऐसे कुछ परमानेंट मेंबर क्या है, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटेन। बहुत कंट्रोवर्सी इसमें, यही 5 क्यों, इसको हम लोग देखते हैं आगे। ठीक, these 5 members are permanent members and the rest of the members are non permanent members. Permanent members have veto power. अब दोस्तों veto power क्या होता है, मान लीजिए कि 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, नॉर्मल एग्जाम्पल समझिए कि आप लोग 5 लोगों का ग्रुप है। ठीक, और डिसाइड हुआ आइसक्रीम खाने को, डिसाइड हुआ कि आइसक्रीम खाएं, ये बोलता है कि हम आइसक्रीम खाएंगे। ठीक, ये भी बोलता है, ये भी बोलता है, ये भी बोलता है, ये बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा, कोई नहीं आइसक्रीम खाएगा। इसी को वीटो पावर कहते हैं, कि किसी एक का भी अगर कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो वो चीज़ ही कैंसिल हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ बिकम यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर फॉर द 8th टाइम सिंस जनवरी 2021। सिक्योरिटी काउंसिल वॉज restructured only once in 1965. At that time, number of its non-permanent members were increased from 6 to 10. Its headquarters is in न्यूयॉर्क। दोस्तों यूएनएससी का बोला गया था कि जो भी परमानेंट मेंबर्स, यही क्यों परमानेंट मेंबर्स होंगे, इसका एक इन लोगों ने दलील दिया था कि यूएनएससी के मेंबर्स वैसे होंगे जो वर्ल्ड को दिखाएंगे, जो वर्ल्ड की डाइवर्सिटी दिखाएंगे, बहुत सारे अलग तरह के लोग होंगे। पर आपने देखा होगा कि इसमें एक भी अफ्रीका का देश नहीं है, एक भी साउथ अमेरिका का देश नहीं है, एक भी ऑस्ट्रेलिया का देश नहीं है। ये कहाँ का है, अमेरिका आपको क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका का है। ठीक, फिर रशिया है जो कि एशिया का है, चाइना है, फ्रांस यूरोप, ब्रिटेन यूरोप। तो यूरोप और यूरोप की पॉपुलेशन भी कम है। वर्ल्ड की जो सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वो है ही नहीं। ठीक, साउथ
साउथ अमेरिका के देशेस एक भी नहीं है, ना ही अफ्रीका के एक भी देशेस हैं, कंट्रीज हैं। तो कैसे आप लोग कह सकते हैं कि यूएनएससी बहुत डाइवर्स है? दूसरी बात, अगर कभी भी ये पांच है तो इनमें इंडिया इनका एलाई अच्छा, सबसे अच्छी दोस्ती वहाँ पे रशिया से इंडिया की है, अमेरिका से ठीक ठाक ही दोस्ती है, चाइना से तो भूल जाइए, फ्रांस से अच्छी दोस्ती है, ब्रिटेन से अभी ठीक चल रहा है, ठीक अपना वो इंटरनेशनल रिलेशन बदलते रहते हैं। पर रशिया अपना परमानेंट एलाई है। 1971 में अगर रशिया का नाम लूँ तो 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी। किसकी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी? इंडिया और यूएसएसआर के बीच 20 साल की। तो इंडिया और रशिया तो ऐसे भाई भाई, ठीक। बॉलीवुड के गानों में भी ये दर्शाता है कि मेरा जूता है जापानी, मेरी पतलून है पुरानी, सर पे लाल रूसी टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्योंकि जापान से अच्छे रिलेशन थे अपने और रशिया से अच्छे रिलेशन थे, सर पे लाल रूसी टोपी, ठीक। पहले के बॉलीवुड गानों में दोस्तों हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई थोड़ी बहुत हो जाती थी, ठीक। आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक। ये मेन है आपका ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1971 में साइन हुआ था, ठीक। तो दोस्तों अक्सर रशिया ने कहा कि इंडिया का परमानेंट मेंबर बना दो, तो ऐसे आपको पता होगा कि वीटो पावर है, तो अक्सर सबसे पहले चाइना मना कर देता है कि वो नहीं बनेगा, तो इसलिए इंडिया नहीं बन पा रहा है। लोग चाह रहे हैं इसके लॉज को बदला जाए, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो यूएनएससी में डिजर्व करती है, क्योंकि इंडिया यूएन में बहुत कंट्रीब्यूट करती है। दो ऐसे देशेज हैं, दो कंट्रीज हैं, एक तो इंडिया और जापान, दोनों में से कोई एक होना वहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एशियन कंट्री होना, एशिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और रशिया आधा यूरोप आधा एशिया, वैसे क्योंकि रशिया कैपिटल मॉस्को एशिया में आता है, इसीलिए उसको माना जाता है कि एशियन कंट्री है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्या है? फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। फंक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टू टू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ताकि कोई कंट्री किसी पर डोमिनेट ना करे, ठीक। कैन टेक मिलिट्री एक्शन इफ रिक्वायर्ड, यूएनएससी चाहे तो मिलिट्री एक्शन ले सकती है। इसके मिलिट्री जितनी भी टीम होती है उसमें पता है सबसे ज्यादा कौन होता है? इंडियंस होते हैं, सबसे ज़्यादा इंडियंस होते हैं। आपको मेरे घर के एक रिलेटिव ही हैं, उनकी एक बहुत पसंद स्टोरी बताऊंगा कि 1999 में जब गल्फ वॉर का जब समय था, तो उसमें इंडिया यूएनएससी की जितनी भी, यूएनएससी की अपनी परमानेंट आर्मी नहीं होती है, वो अलग अलग जगह से डिपोर्ट करते हैं, तो इंडियंस गए थे, और इतना भर भर के उनको पैसा मिलता है, क्योंकि यूएन को फंडिंग बहुत अच्छी मिलती है, यूएसए से मिलती है, जापान से मिलती है, जो देश पार्टिसिपेट नहीं करते मिलिट्री में वो फंड भेजते रहते हैं। तो वो नॉर्मल घर के थे, और जब वॉर से आए थे तो उनका वाराणसी में ये 2 BHK फ्लैट वगैरह सब हो गया था, इतने पैसे मिले थे उनको, तो बहुत अच्छे पैसे मिलते, ठीक। इलेक्ट जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे का, जैसे कि इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, वैसे वर्ल्ड लेवल पे कौन है? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जितने भी इंटरनेशनल मामले हैं इसमें चलते हैं, ठीक। सिक्योरिटी काउंसिल कैन अप्लाई इकोनॉमिक एंड सेक्शंस अप्लाई आल्सो टू स्टॉप एनी अग्रेशन, ठीक। आपको पता होगा कि सुना होगा कि इसने इकोनॉमिक सेंक्शन लगा दिया किसी देश पे, तो ट्रेड वगैरह बंद हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल को पता 15 हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ये फिर आपको अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना सब परमानेंट है। इससे दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, परमानेंट वाले से क्वेश्चन आते रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या है? जनरल असेंबली, ठीक। जनरल असेंबली में दोस्तों एक फैक्ट दोस्तों से आ जाता है, नंबर ऑफ देश कितने हैं? 193, और आखिरी जो देश ऐड हुआ था वो कौन था? साउथ सुडान, साउथ सुडान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इट इज द मेन deliberative organ of the United Nations. It is composed of representative from all member state, each of which has one vote. All 193 member state of the UN are represented in the General Assembly. 193 लोग जितने भी लोग हैं उन सबका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक। मेकिंग इट द ओनली यूएन बॉडी विद द यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, इसमें सारे देश एक साथ होते हैं, ठीक। इट ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग एंड द कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जितने इंटरनेशनल लॉ सेट होते हैं उसमें जनरल असेंबली में वोटिंग होती है उसके लिए, ठीक। सेशंस, the assembly meets in regular sessions annually from September to December. Special session and emergency special session within 24 hours at the request of the UN Security Council or the majority of members, or one member state if the majority of state concur. जब भी जरूरत पड़ती है 24 घंटों में मीटिंग, फिर से इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है यूएनएससी कहने पे, फिर अगर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कहें मीटिंग के लिए तो, ठीक। अपॉइंटमेंट बाय यूएनजीए, इट अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन बेस्ड एट द रिकमेंडेशन बाय सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी काउंसिल कहता है, मेनली सिक्योरिटी काउंसिल इसका मेन ऑर्गन है, तो वो उसे कहने पे ही होता है। आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक। ये आपको यूएनएससी की बिल्डिंग है, सॉरी जनरल असेंबली की, ठीक। दोस्तों इस लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। आप रिवाइज करते रहिएगा, जितने मैंने फैक्ट्स बताए उसको नोट्स बनाते रहिएगा। ये आखिरी लेक्चर है, जितनी मैं इससे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन करा चुका हूँ या फिर सिलेबस करा चुका हूँ,
उसे रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगर कोई फैक्ट याद ना हो दीवार पे लिख लीजिएगा और कमेंट से बताइएगा, कुछ ना है कुछ ना है तो आप मामाना अकेडमी को फील फ्री टू कांटेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।